मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पशुपालन, खेती और डिफेंस जैसे क्षेत्रों को बड़ी धनराशि दी गई है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने कुछ नई योजनाओं और टैक्स रिफॉर्म्स की भी घोषणा की। तो आज वीडियो में बात होगी बजट के खास बिंदुओं को लेकर, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि पिछले 9 वर्षों में देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1,97,000 रुपए हो चुकी है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में हम अर्थव्यवस्था के साइज के हिसाब से दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ऐसे अचीवमेंट पर गौरवान्वित होने का अधिकार सरकार को है। वित्त मंत्री ने देश की डिजिटल क्रांति कहे जाने वाले यूपीआई के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में देश के अंदर 7,400 करोड़ से अधिक डिजिटल भुगतान हुए, जिनकी वैल्यू 126 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की थी। वित्त मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन, कोरोना काल में 102 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन और मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में लगभग 47 करोड़ जनधन खातों जैसी उपलब्धियां गिनाई। अब आते हैं बजट के प्रावधानों पर, जिसमें सबसे पहले बात कमाई की, क्योंकि बिना कमाई के खर्चा कहां से होगा। सरकार के अनुमान के अनुसार इस वित्त वर्ष में टैक्स से सरकार की आमदनी 27.2 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। पूरे बजट का साइज 45 लाख करोड़ रुपए है। और अब बात कर लेते हैं सरकार द्वारा घोषित कई योजनाओं और खर्चे की। आरंभ करते हैं महिला सशक्तिकरण से। सरकार बचत करने वाली महिलाओं के लिए एक नई योजना लाने जा रही है, जिसका नाम महिला सम्मान बचत पत्र होगा। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, जिस पर सरकार 7.5% का ब्याज देगी। इसके पूरे होने की अवधि 2 साल है। दूसरा महत्वपूर्ण ऐलान रहा टैक्स रिफॉर्म्स का। सरकार ने अभी तक टैक्स से छूट वाली आय को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इस ऐलान के पीछे मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश नजर आती है। इसके अलावा सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया है। आपको नए टैक्स स्लैब्स स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर वर्तमान में सरकार का दृष्टिकोण पिछले कई बजट से बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार का मानना है कि देशवासियों को मूलभूत सुविधाएं देना उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। पिछले कई बजट की भांति ही सरकार की यह सोच इस बजट में भी दिखाई दी। इस बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी इजाफा किया गया है। पिछले बजट के मुकाबले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ने इस बजट में 33% अधिक धन का प्रावधान किया है। यानी इस मद में सरकार ने 10 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। यह राशि पूरे जीडीपी का 3.3% है। यानी आने वाले वर्षों में हम रोड, ब्रिज और ऐसे ही नए निर्माण होते खूब देखेंगे। सरकार ने रक्षा बजट में भी लगभग 12% की बढ़ोतरी की है। रक्षा बजट को 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.97 लाख करोड़ कर दिया गया है। सरकार लगातार देश में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके बाद अब बात देश के गरीब तबके की। कोरोना के समय से लगातार चली आ रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज अब अगले वर्ष तक मिलता रहेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बजट को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब बजट को 65% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। देश के किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपए देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी इस साल के बजट में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को उर्वरक की समस्या ना हो और उन्हें उर्वरक सस्ते दरों पर मिलते रहें, इसके लिए सरकार ने लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी के रूप में दिए हैं। सरकार ने किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों को सस्ते दरों पर आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मत्स्य पालन के क्षेत्र पर खास ध्यान रखते हुए सरकार ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के नाम से एक योजना आरंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। अब बात स्वास्थ्य और शिक्षा की। सरकार ने घोषणा की है कि वह आने वाले समय में देश भर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाएगी। इससे देश की रूरल हेल्थ इकोनॉमी में भी बड़ी बढ़त मिलेगी और डॉक्टर के साथ
सपोर्ट स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान हेल्थ केयर को मजबूत बनाने पर गया है। इसी कड़ी में नए मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ नए नर्सिंग कॉलेज भी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। सेहत के बाद अब बात एजुकेशन यानी शिक्षा की। सरकार ने इस वर्ष 1.12 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिए हैं। सरकार ने आदिवासियों और जनजातियों के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। सरकार ने देश के बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की है। सबसे बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है रेलवे के बजट में। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, या 2,40,000 करोड़ रुपए उसके कैपिटल आउटले के लिए दिए गए हैं। साल 2022-23 के दौरान यह लगभग 1.6 लाख करोड़ थे। आने वाले समय में हम रेलवे में नई और आधुनिक रेलगाड़ियां, नए स्टेशन समेत अन्य सुविधाओं में भारी बदलाव देखेंगे। अब बात कर लेते हैं आखिर क्या महंगा और सस्ता होगा। सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टीवी और मोबाइल के कई पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है। इससे इनकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त ऐसी मशीनों के ऊपर भी कर कम करने की घोषणा की गई है जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में होता है। ऐसे में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे इनकी सेल्स भी बढ़ेंगी। सरकार ने सिगरेट, विदेशी खिलौने और विदेशों से आने वाली किचन चिमनी जैसी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की है। इनकी कीमत में हमें आने वाले समय में इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार ने वित्तीय प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ और ऐलान भी किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश का सकल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9 यानी 5.9% रहेगा। फिस्कल डेफिसिट को आसान भाषा में समझें तो यह वह आंकड़ा है जो सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेती है। सरकार ने कहा कि वह आने वाले समय में इसे और घटाकर वर्ष 2025-26 तक 4.5% के लक्ष्य तक ले आएगी। सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी फिस्कल डेफिसिट की सीमाएं तय की। सरकार ने कहा कि इस साल राज्यों का फिस्कल डेफिसिट 3.5% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 0.5% का हिस्सा तब होगा जब वह अपने बिजली क्षेत्र में सुधार कर लेंगे। हालांकि इस लोक लुभावन वादे करने वाली राज्य सरकारें इसे कितना मानती हैं यह देखने वाली बात होगी। आपकी इस बजट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।